नमस्कार मित्रों, हमने अपने साहित्य में जो रणबांकुरों की कहानियों पर आधारित साहित्य बहुत कम लिखा और बहुत कम पढ़ा है, जबकि वह जीवन का वे लोग इतना ही महत्वपूर्ण अंग रहे हैं हमारे भारतीय जीवन का और हमारे निजी जीवन का भी, और हमारे अध्ययन और अध्यापन के जीवन का भी, कि उनको किसी भी ढब हम मुख्य धारा से हाशिए पर सरका ही नहीं सकते। ऐसा ही एक संस्मरण है मेरे पास, क्योंकि उस व्यक्ति से मैं मिला भी था और मिला इस संदर्भ में था कि संयोगवश बात जन्मदिन की चल निकली तो एक अवकाश प्राप्त फौजी अपना जन्मदिन इसलिए 2 दिन पहले उसने मना लिया कि 2 दिन पहले मनाने से ये होता कि जिस दिन जन्मदिन था उस दिन उसने कहीं विदेश यात्रा पे निकलना था और वह चाहता था कि जन्मदिन अपने पुराने दोस्तों के साथ मनाए। और इत्तफाकन संयोगवश मैं उसी स्थान पर था, तो जब जन्मदिन की बात चली तो मेरा एक फ़ौजी मित्र मुझे उस जन्मदिन की पार्टी में ले गया जिसमें वो शख्स अपना जन्मदिन मना रहा था, वो रणबांकुरा, जिसे लोग ब्रिगेडियर बाबा जी के नाम से जानते थे। और मेरे मन में एक रहस्यपूर्ण थोड़ा सा ये भी कुनमुनाहट थी कि ये जन्मदिन तो आज मेरा है, लेकिन बाबा, क्योंकि बाबा ने बाहर जाना है इसलिए वो आज मना रहा है 2 दिन पहले, तो ये संयोगवश मेरे लिए भी एक सुखद अनुभव होगा। और मेरे मित्र ने जब उनसे परिचय कराया तो उन्होंने भी कहा कि वास्तविक रूप से तो आप जन्मदिन तो अपना मना रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इस मेरे दोस्त का भी जन्मदिन है आज का, आपका 2 दिन बाद आना है, लेकिन ये संयोग है कि ये मेरे पास आए हुए थे और मैंने इन्हें रोक लिया कि आप भी इस घरेलू समारोह में ज़रूर चलिए, क्योंकि हम सब लोग ब्रिगेडियर बाबा जी का बहुत सम्मान करते हैं। अब ब्रिगेडियर बाबा जी कौन थे कौन नहीं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की सेना में केवल 2 अधिकारी ऐसे हुए हैं जिन्हें महावीर चक्र 2-2 बार मिले। एक बार नहीं लोगों को नसीब होता और इस शख्स को 2 बार महावीर चक्र मिले, और महावीर चक्र बहुत अपरिमित और अप्रतिम बहादुरी के लिए मिलता है, और वो भी सक्रिय युद्ध में। और इनको पहला मिला भारत पाक युद्ध 1965, उस मध्य में अपनी वीरता, अद्भुत वीरता दिखाने के एवज़ में, और दूसरी बार 1971 के युद्ध में भी उसी वीरता से भी थोड़ा सा आगे जाकर एक वीरत्व का नया एक प्रमाण देने के लिए इनको मिला था। तो दोनों अफसर सक्रिय युद्ध क्षेत्र में मिले, और उनकी जो कहानियां हैं वो अब भी सेना में जब भी कभी बात होती है, या जो सेना के बारे में आजकल लिटरेचर, सैनिक मिलिट्री लिटरेचर पर अब ये लिट फेस्ट भी होने लगे हैं, उनमें भी जब चर्चा होती है तो वक्ता जब भी चर्चा करते हैं ऐसे रणबांकुरों की, तो एक व्यक्ति का नाम वो विशेष रूप से लेते हैं, और वो शख्स है ब्रिगेडियर बाबा जी। ब्रिगेडियर बाबा जी से मैंने आप व्यक्तिगत जो मुझे अवसर मिला है, मेरे लिए स्वर्ण अवसर था उनसे मिलने का और उनको देखने का। मैं लगातार देखता रह गया, क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। जो पढ़ा था वो आपसे बांट भी लेता हूँ, और आप भी सहमत होंगे कि ऐसे लोग वस्तुतः बहुत कम होते हैं जो जीवन में तो प्रेरक भूमिका हम सबके जीवन में निभाते ही हैं, और यदि कभी साहित्य की किसी भी शैली में उनका वर्णन हो तो वो वाकई एक अद्भुत संस्मरणात्मक एक लेख या आलेख या एक कहानी या एक लंबी कहानी के रूप में हम लोग इसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। ब्रिगेडियर सन सिंह या ब्रिगेडियर बाबा जी, दूसरा नाम उनका जो लोकप्रिय नाम था वो ब्रिगेडियर बाबा जी था। जन्म उनका 12 जुलाई को हुआ था 1921 में, यानी इसी सप्ताह का आप कह सकते हैं। और अक्सर उनकी जो पहचान है वह यही बनी कि ब्रिगेडियर बाबा जी, क्योंकि वो उनका जो वेशभूषा थी वो बिल्कुल
सन्यासियों वाली होती थी। जब भी वो विशेष रूप से जब वो सेना से रिटायर हुए तो उसके बाद उनकी वेशभूषा में भारी बदलाव आया और ऐसे लगता था मानो कोई तपस्वी सा आदमी है, समर्पित किस्म का। और वो अपनी एक पृष्ठभूमि को, अपनी एक सैनिक पृष्ठभूमि के बूते पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर टपक रहा है। और शुरुआत उनकी ज़िंदगी की होती है दूसरे विश्व युद्ध से। दूसरे युद्ध में अंग्रेज़ों ने देखा कि इसमें बहुत बड़ी, इस जवान में कुछ है, अलग लीग से हटकर कुछ एक वीरत्व का अंश है। तब तक वह फरीदकोट स्टेट फोर्सेस, फरीदकोट तब एक रियासत थी। हर रियासत के पास अपनी छोटी मोटी फ़ौज हुआ करती थी और उसकी फील्ड कंपनी में ये एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुए थे। ये 1941 की बात है। उस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब इनकी थोड़ी सी दिलेरी और इनकी साहस के चर्चे जब चयन के वक्त चले तो उन्हें, उनका नाम एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के लिए एक NCO के रूप में उनका नाम भेज दिया गया, रिकमेंड कर दिया गया ब्रिटिश अफसरों की ओर से। और इस प्रकार से 1947 में फरवरी के माह में उनका ये सफ़र आरंभ हुआ। शीघ्र ही ब्रिगेडियर, तब ब्रिगेडियर नहीं थे लेकिन उनको नियमित कमीशन भी मिल गया और वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में उनको एक पद भी मिल गया, जो कि एक बाकायदा एक कमीशन्ड ऑफिसर का पद था। और उसी तरह का प्रशिक्षण भी उन्हें मिलिट्री कॉलेज में, मिलिट्री एकेडमी में दिया गया। फरवरी 1947 में सन सिंह पहली बार 14वीं पंजाब रेजिमेंट में एक कमीशन्ड अधिकारी के रूप में आए। तब उनका जो प्रवेश था वो इमरजेंसी, आपातकाल के समय, क्योंकि विभाजन की बातें चल रही थी, तो अब उनका एक इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में उनका विधिवत अधिकारी के पद पर उनका चयन अंतिम दौर में पहुंचा और उसके बाद उनकी नियुक्ति भी हो गई। और फिर बाद में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में जो नियमित नियुक्ति थी वो सेकंड सिख एलआई से मतलब लाइट इन्फेंट्री होता है, तो सिख एलआई में उनकी नियुक्ति, उनका ट्रांसफ़र हो गया। और उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका की वो शुरुआत होती है वो नवंबर 1947 से होती है। उस समय दूसरे रियासतों को विलीन करने का जो एक अभियान सरदार पटेल की ओर से इनिशिएट हुआ था, चलाया गया था, उसमें जूनागढ़ स्टेट का भी थोड़ा सा अड़चन जूनागढ़ स्टेट के बारे में भी थी। और वहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी तैनात की जानी थी उसमें इनका भी, श्रीमान जी का भी चयन हुआ, एस रणबांकुरे का भी। और इसकी जो नियुक्ति थी वो एक सेना का अपना एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का भाग भी है। इसकी नियुक्ति जो थी इनकी, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज में एक गुप्तचर के रूप में हुई, एक सैनिक गुप्तचर के रूप में। और उन्होंने इतनी विश्वस्त जो सूचनाएं थी, महत्वपूर्ण सूचनाएं, वो अपने अधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को दी कि बिना एक भी रक्तिम बूंद बहाए जूनागढ़ मुख्य भारतीय गणराज्य का एक भाग बन गया। वहाँ कोई खून खराबे की या सैनिक कार्रवाई की नौबत नहीं आई, क्योंकि वहाँ की जो भीतरी स्थिति थी उसके बारे में इनके द्वारा की गई जानकारी इतनी पुख्ता और इतनी सप्रमाण थी कि उसके आधार पर जो भी कार्रवाई हुई वो रक्तहीन कार्रवाई हुई। और उस रक्तहीन कार्रवाई का श्रेय जो है वो इन्हें दे दिया गया। और वो श्रेय जो है वो इतना बढ़िया इनके लिए साबित हुआ कि इनकी लगभग हर साल इनको एक प्रमोशन मिलती रही। और शीघ्र ही ये कुछ सालों के बाद ही लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, क्योंकि जब सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद जब कैप्टन के रूप में इनकी प्रमोशन मिली तो उसके बाद फिर इनकी रिपोर्ट्स के ऊपर जब विचार हुआ तो इन्हें पाया गया कि ये तो मेजर से कम इनका पद नहीं होना चाहिए। और मेजर के बाद फिर लेफ्टिनेंट कर्नल का ये प्रमोशन जो है उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा व्यवधान नहीं रहता। और 1964 से 1968 के बीच में वह 5th
जो सिख इन्फेंट्री थी उसके कमांडर भी रहे। और इसी प्रकार 1965 में ये पाकिस्तान की साथ जंग शुरू हो गई, युद्ध हुआ। और उसमें उत्तरी मोर्चे पर पुंछ सेक्टर में जो हमारी सैनिक टुकड़ी जो तैनात की गई, वो उसमें एक बड़ी संवेदनशील उसमें एक चौकी थी, चुईनार कहते थे उसको, चुईनार। उस क्षेत्र में भारतीय सेना की पोस्ट थी और पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ के बाद उस सारी चौकी को, उस सारे स्थल को एक किले के रूप में बदल दिया। वहाँ अपनी कुछ तोपें भी अपनी तैनात कर दी और अपनी कुछ टैंक भी वहाँ तैनात कर दिए। और उसका लाभ ये हुआ पाकिस्तानी सेनाओं को कि उनका एक एडवांटेज, इसे सेना की भाषा में भी एडवांटेज स्थल कहते हैं, उनके हाथ में एक वह स्थान आ गया जो सामरिक दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। और चुईनार को हासिल करने के लिए अक्टूबर 1965 से हमारी सेनाएं जो हैं प्रयासरत थी। तभी युद्ध शुरू हो चुका था उन्हीं दिनों में, और यही प्रयास था कि ये चौकी मिल जाए तो हमारे लिए स्थिति जो है बड़ी वो मजबूत हो जाएगी सामरिक दृष्टि से। अब ये असंभव काम माना जाता था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी सेना एक ऐसे स्थल पर पहुंच चुकी थी जहां से उनको खदेड़ना बहुत मुश्किल था। जब देखा गया कि कौन सा अधिकारी इसको अंजाम दे सकता है, तो चयन के वक्त सिर्फ एक ही नाम पर सभी अधिकारियों की नज़र टिकी कि अगर इसको ये सौंप दिया जाए तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा इतिहास बदल डाले, और इनको दे दिया गया। और इसी दौरान इनको इनकी जांघ पर एक गोला लगा और बुरी तरह घायल हो गए, कुछ इससे बाहर भी जा पड़े। जांघ का कुछ मांस के टुकड़े इधर उधर बिखर भी गए, और उसके साथ ही फौजियों ने रोका कि नहीं साहब आप चलिए पीछे, हम आपको पीछे लेके जाएंगे उठा के, इस अवस्था में हम आपको यहाँ नहीं छोड़ सकते। लेकिन उस वक्त ये चीख कर इनके साथी अधिकारियों ने बाद में बताया, पुष्टि की, उस वक्त ये कहा, आप तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं बाबा दीप सिंह का वंशज हूँ। बाबा दीप सिंह के खंडे से जो लकीर खींची गई वो लकीर कभी कोई मिटा नहीं सका, और मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ किसी भी सूरत में, मैं यहीं रहूँगा। और बच्चा जी तुमने जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो चुईनार के टॉप पर ही जाकर आराम करूँगा। मैं पीछे आराम करने के न तो मूड में हूँ और ना ही इस स्थिति में हूँ मानसिक रूप से कि मैं लौट सकूँ। और सिंह साहब ने अपनी पगड़ी जो थी, ब्रिगेडियर बाबा जी ने फ़ौरन उसके नीचे से एक पटका निकाला पगड़ी में से, उसे अपने घाव पर कसकर बांध लिया, और बाद में रेडियो ऑपरेटर की मदद से वो बाकायदा आगे पहुंचने लगे और फिर हमला तेज़ किया। और आधा घंटा सिर्फ लगा, ताबड़तोड़ लड़ाई में दुश्मन भाग खड़ा हुआ, स्थिति बदल गई, और कर्नल संत सिंह ने अपने सैनिक इकट्ठा किए और एक लक्ष्य पर अंतिम निर्णय किया, और वहाँ पर उनको सफलता मिली। और 1965 के युद्ध के बाद उनको ब्रिगेडियर संत सिंह के रूप में महावीर चक्र की प्राप्ति हुई, और तत्कालीन राष्ट्रपति राधा कृष्णन के हाथों में उनको ये मिला तो उनके लिए गर्व की छाती और भी चौड़ी हो गई। और यही स्थिति 1971 की थी। उसमें भी उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई, और वीरता भी उस क्षेत्र में जहां आगे बढ़ना भारतीय सेना के लिए असंभव हो रहा था, और वहाँ यही स्थिति हुई कि इनकी वीरता के चलते हुए, बहादुरी के चलते हुए भारतीय सेना को सफलता मिली, और दूसरी बार इनके सम्मान में महावीर चक्र देने की घोषणा हुई है, दूसरी बार थी। तो ये मित्रों बहुत ही अद्भुत एक अनुभव था। और इन सम्मानों के साथ जो इस सम्मान राशि भी थोड़ी बहुत तब होती थी, तो इन्होंने बाकायदा वो सारी की सारी सम्मान राशि जो कुछ भी इन्हें मिला, इन्होंने वो एक वार डेकोरेटेड ऑफ इंडिया ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को सारी की सारी राशि सौंप दी, और इसलिए अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान सेना के इतिहास में बनाकर ये आगे बढ़े। धन्यवाद।